हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य माइस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश रसो। तारीख आज 3 अगस्त 2022। हम बात करने जा रहे हैं हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस पे। आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम रेगुलरली आप तक लाते रहे। दोस्तों, आज का जो पहला आर्टिकल है डेथ ऑफ अ फेस। बेसिकली जो पूरा आर्टिकल है, अभी जो यूएस ड्रोन द्वारा अल कायदा लीडर ऐमान अल जवाहिरी, जो अल कायदा के प्रमुख, इनको मार दिया गया है। तो बेसिकली ये पूरा आर्टिकल इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो अल जवाहिरी, इनका रोल अमेरिकन एम्बेसी बॉम्बे जो 2001 जो 1998 से लेकर सितंबर 11 2001 का अटैक, सब में प्रमुख भूमिका रही है। इससे पहले पेशे से अल जवाहिरी क्या थे? एक डॉक्टर थे। अब आगे बात ये हो रही है कि इस पे दोहा एग्रीमेंट की बात उठ रही है, क्योंकि कई इस पे जब अटैक होता है इसके बाद जो तालिबान है, उन तालिबान का ये कहना होता है कि यूएस ने जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उसकी उल्लंघना की है। बेसिकली दोहा एग्रीमेंट क्या था? तो दोहा एग्रीमेंट 2020 में साइन होता है यूएस और तालिबान के बीच में। ट्रंप जो गवर्नमेंट थी उसके अंडर में ये दोहा एग्रीमेंट होता है। दोहा कतर में स्थान है, तो कतर की राजधानी है। इसके अलावा क्या होता है, इसके जो मेन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होते हैं कि पहला क्या होगा, ट्रूप विड्रॉल होगा। जो सैन्य है, जो चाहे वो यूएस के हैं, नाटो के हैं, या जो भी पश्चिमी देश के जो कोलिशन ग्रुप बने थे, उनके जितने भी सैनिक हैं वो अफगानिस्तान से उनकी रवानगी हो जाएगी। और इसके अलावा जो तालिबान, उसको क्या करना था, अपने किसी भी जो मेंबर हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप में हो, उनको किसी भी ऐसी गतिविधियों में नहीं पड़ना, नहीं ऐसे किसी भी संगठन से संबंध रखना था जिनके द्वारा जो टेररिज्म है उसको फैलाया जाता है। और साथ ही साथ में जो अफगानिस्तान की जो पूरी धरती है, वहां से किसी भी प्रकार का टेररिज्म को जो बढ़ाने में तालिबान का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। नहीं वो, चाहे वो यूएस हो या उसके जो भी मित्र देश हैं, कहीं पर भी उनके द्वारा कोई भी टेररिज्म की घटना को अंजाम नहीं देना होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बेसिकली इसमें अभी हाल फिलहाल में देखा भी गया कि सिराजुद्दीन हक्कानी, जो हक्कानी फैक्शन जो है उसके जो ये प्रमुख हैं, अभी ये वर्तमान जो तालिबान जो गवर्नमेंट है उसके ये आंतरिक मंत्री भी हैं। और इनका माना जाता है कि अलकायदा से काफी नजदीकी संबंध आज के दिन भी है। तो बेसिकली तालिबान द्वारा भी दोहा जो एग्रीमेंट हुआ था उसको भी कभी भी पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया। तो ऐसे में यूएस पर ये आरोप लगाना भी बिल्कुल ठीक नहीं कि यूएस ने दोहा एग्रीमेंट का पालन नहीं किया, क्योंकि अल जवाहिरी आतंकी संगठन अलकायदा का प्रमुख थे और ओसामा बिन लादेन के बाद ये यूएस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर थे। इसके अलावा दोहा एग्रीमेंट की बात करते हैं तो जो भी युद्ध बंदी है दोनों साइड से, जिसको तो कुछ को जिनको तालिबान ने पकड़ लिया था, कुछ जो अफगान और यूएस फोर्सेस द्वारा पकड़े गए थे, तो उन दोनों ही तरफ से जो युद्ध बंदी है उनको छोड़ने की बात कही गई थी। इसके अलावा जो यूएस द्वारा जो तालिबान के जो लीडर्स हैं उन पर जो भी सैंक्शन लगा था उसको हटाने की बात थी। और लास्ट बात ये थी कि जो भी पार्टी हैं जो अफगानिस्तान में, जिसमें जो अफगान गवर्नमेंट के ऑफिशियल होंगे, अपोजिशन पार्टी होगी, सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और साथ साथ में जो तालिबान है उसके मेंबर होंगे, सबको मिलजुल के अफगानिस्तान को स्टेबल बनाने के लिए साझा प्रयास करना होगा, साझे डायलॉग से बात करके आगे बढ़ना होगा। हालांकि ये जो एग्रीमेंट था ये 2020 में साइन हुआ था और पिछले साल 2021 अगस्त 15 अगस्त 2021 को तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका था। आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल की, मेकिंग सेंस ऑफ फ्री बीज इशू। बेसिकली अभी इस पर काफ़ी बात हो रही है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने भी इस पॉइंट को उठाया था कि जो हम अपनी जो डेमोक्रेसी में आजकल क्या हो रहा है कि वोट बैंक जो पॉलिटिक्स होती है उसमें काफ़ी हद तक जो फ्री बीज होता है या रेवड़ी कल्चर, जिसको उन्होंने नाम दिया था रेवड़ी पॉलिटिक्स, इससे बचने की बात कही गई थी। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार जो फ्री बीज होते हैं, जो रेवड़ी पॉलिटिक्स होती है, उससे जो जहां पर रेशनैलिटी के आधार पर वोट करना चाहिए, रेशनैलिटी अर्थात तार्किकता के आधार पर, अपने बुरे और भले दोनों ही पहलुओं को सोचकर किसको सत्ता में लाना है, किसको सत्ता से दूर रखना है, उसका फैसला करना चाहिए। किंतु जब पॉलिटिशियंस द्वारा
कई जो लोक लुभावने जो वादे कर दिए जाते हैं, फ्री बिजली, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और इवन बहुत सारी ऐसी बातों का जो जिनका व्यवहारिक तौर पर पूरा करना भी कई बार मुमकिन नहीं हो सकता, बावजूद इसके लोगों को सिर्फ भ्रमित करने के लिए, लुभाने के लिए। और ऐसे में ये जो डेमोक्रेसी होता है उसके लिए ये कहीं से भी अच्छा नहीं होता। और इसी पर अभी एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, उन्होंने भी कमेंट किया है कि जो फ्रीबीज है ये काफी एक सीरियस इशू है। और सरकार को इन्होंने कहा है कि भाई इस पे कुछ आप अनाउंस, मतलब एक कुछ तरीका निकालिए जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके। जो भी पॉलिटिक्स में जो फ्रीबीज होती है उसको जो अनाउंसमेंट किया जाता है उससे बचने के लिए कुछ आप तरीका निकालिए। अब बात यह भी इसमें कही जा रही है कि जो फ्रीबीज होते हैं इनसे और क्या क्या नुकसान होता है। तो सबसे बड़ा क्या नुकसान होता है, जो हमारे पास संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका वेस्टेज होता है। भाई इनको जहां पर इनकी ज़रूरत है उसी संसाधन को इस्तेमाल करके उसके वो वहां पर इस्तेमाल नहीं हो पाता है, बल्कि सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, अपने वादों को पूरा करने के लिए जो भी संसाधन होते हैं उनका दुरुपयोग होता है। इसके अलावा क्या होता है, ये जो इकॉनमी है देश की उस पर एक ये भार पैदा कर देता है, एक अननेसेसरी बर्डन दे देता है। इससे बचना होगा। आगे आर्टिकल में यह भी बात कही जा रही है कि कुछ लोग ऐसे भी प्रश्न उठा देते हैं कि भाई आप ठीक है फ्रीबीज पॉलिटिक्स, जो रेवड़ी कल्चर है उससे बचने तक की बात तो सही है, लेकिन जब आप रिसोर्स वेस्टेज की बात करते हैं, बर्डन ऑन इकोनॉमी की बात जब करते हैं, तब जो सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है वो कहां तक तार्किक है। इसमें कई सारी स्कीम्स की बात कही गई है, जैसे कि जो पीडीएस स्कीम चलती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील स्कीम हो गई, आंगनवाड़ी के द्वारा जो भी सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन दिया जाता है उसकी बात हो रही, मनरेगा जैसी स्कीम की बात हो रही है। इन सारी स्कीम्स पर सवालिया निशान उठाया गया है। पर आगे आर्टिकल में इसी का जवाब देते हुए कहा गया है कि ये जितनी भी स्कीम्स की बात कही जा रही है इसमें, और जो फ्री बीज जो पॉलिटिक्स होती है उसमें हमको अंतर करना जरूरी है। और हमको ये समझना होगा जो फ्री बीज पॉलिटिक्स में जो फ्री बीज का जो अनाउंसमेंट होता है वो बेसिकली वो नुकसानदायक, वो लोगों को भ्रमित करता है। किंतु जो वित्त पोषी जो स्कीम्स होती हैं सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा हो तो राज्य सरकार द्वारा हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसके लिए ज़रूरी होता है, जो भी मार्जिनलाइज्ड होते हैं लोग, जो बिल्कुल अंतिम कगार पे जो व्यक्ति होता है उसको सस्टेन करने के लिए, उसको थामने के लिए ज़रूरी होता है। और ऐसा देखा भी गया अभी कोरोना के समय में, अगर भारत द्वारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो पीडीएस सिस्टम होता है, ये अगर मजबूत नहीं होता, हमारे पास प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना जैसी स्कीम नहीं होती, जिसको माना जाता है जो दुनिया की सबसे बड़ी जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम होता है वो है, अगर हमारे पास ऐसी स्कीम नहीं होती तो कोरोना के समय में जितनी बड़ी आबादी, लगभग अपने देश की 2/3 आबादी को इस प्रोग्राम के द्वारा कवर किया गया था। और अगर ऐसा नहीं किया गया होता तब बड़ी संख्या में मौतें हो जाती, बड़ी संख्या में लोग सिर्फ इस वजह से मर जाते क्योंकि भुखमरी हो जाती। लोगों के पास काम नहीं था, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, दुकानें नहीं खुली थी। ऐसे में बहुत सी ऐसी बड़ी संख्या, बहुत से ऐसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस थे जिनके खाने की भी किल्लत हो गई थी। बिकॉज वो ऐसे लोग होते हैं जो फूड टू माउथ होते हैं, जिनके पास जो हैंड टू माउथ, जितना कमाते हैं उतना खाते हैं। डेली वेजर्स हो गए, मजदूर हो गए, इस तरीके से बहुत सारे लोग। तो ऐसे में ये, चाहे वो हमारी जो पीडीएस स्कीम होती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गई, जो आंगनवाड़ी स्कीम के द्वारा जो सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन, अगर ऐसी स्कीम नहीं होगी तो गांव और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर जो न्यूट्रिशन आसानी से लोगों को अभी इन स्कीम्स के द्वारा पहुंचाया जा रहा है वो नहीं हो सकेगा। इसके अलावा मनरेगा जैसी स्कीम अगर नहीं होगी तो गांव और दूर दराज में जो भी लोग अभी इंगेज हैं, जो रोजगार का एक तरीके से साधन बन गया है, और जो लोगों के जो लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा ऊपर कुछ फायदा हुआ है, लोगों को जो गांव से पलायन के लिए रोकता है। और कोरोना के समय में ऐसी स्कीम्स बिल्कुल वरदान की तरीके से साबित हो जाती हैं। तो इसलिए बेसिकली जो फ्रीबीज
पॉलिटिक्स की बात आर्टिकल में जहां पर शुरू की है, जिसको प्रधानमंत्री जो रेवड़ी कल्चर, जो रेवड़ी पॉलिटिक्स कहते हैं, वो बिल्कुल गलत है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सरकार को हिदायत दे रहे हैं कुछ उपाय उठाने का जिससे इस पे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हमको इसको समझना पड़ेगा कि जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स होती है और जो वेलफेयर स्कीम होती है उसके अंतर को समझना पड़ेगा। और यदि कोई ऐसा है जो इनके अंतर को नहीं समझ पा रहा है, इन वेलफेयर स्कीम को भी फ्रीबीज पॉलिटिक्स के अंदर समझ रहा है, तो उसको एक इलाइट मानसिकता का शिकार माना जाएगा, एक बुर्जुआ मानसिकता का शिकार माना जाएगा। बेसिकली इस आर्टिकल का क्रक्स इतना है। नेक्स्ट आर्टिकल की जब हम बात करें तो बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है क्रिप्टो रेगुलेशन, जो अभी यूरोप में जो मीका जो कानून लाया गया है उसके बारे में पूरा आर्टिकल है। अभी आर्टिकल की शुरुआत में बात कही जा रही है कि अभी कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण जी, भारतीय जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक जो क्रिप्टो पे कोई एक सवाल उठा था उसके जवाब में उन्होंने कुछ जवाब दिया जिस पर काफ़ी मुद्दा गर्म हो गया। इवन न्यूज़ चैनल में ये भी देने लग गया कि भारत जो है क्रिप्टो पर एक फ्रेश बैन लाने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पर आगे आर्टिकल में बात हो रही है कि जो यूरोप में क्या हो रहा है, जो यूरोपियन पार्लियामेंट्री काउंसिल है, जो पूरी यूरोपियन यूनियन की जो लेजिस्लेटिव आर्म मानी जाती है, वो एक प्रोविजन लाई है। क्या लाई है? जो क्रिप्टो एसेट होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, उसका पूरा नाम क्या है, द रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट, बेसिकली मीका, रेगुलेशन ऑफ मार्केट इन क्रिप्टो एसेट, मीका कानून उनके द्वारा लाया गया है। अब इसमें मीका कानून समझने से पहले इसमें बात यह हो रही है कि अभी कुछ समय पहले जब आया था जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन या जीडीपीआर, तब उसमें क्या हुआ था, उसमें यह हुआ था कि जो कंज्यूमर डेटा प्रोटेक्शन है उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट उसको माना जाता है और जो प्राइवेसी है उसको उसमें काफी ध्यान दिया गया था। राइट टू प्राइवेसी, जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसकी बात करता है, और जो राइट टू प्राइवेसी है इसको फंडामेंटल राइट का हिस्सा माना जाता है और एक अभिन्न अंग माना जाता है किसका, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी का। अब इसमें बात आ रही है कि जब क्रिप्टो की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली क्रिप्टो कोई फिजिकल एसेट तो है नहीं, एक ऐसा एसेट है, एक डिजिटल एसेट है। और एग्जैक्टली ये जो ट्रेडिशनल एसेट की परिभाषा आएगी क्या उसमें आता है, ये भी वाद विवाद का मुद्दा हो सकता है। बहरहाल एक ये डिजिटल एसेट के रूप में इसको हम ले सकते हैं, बट इस पर कोई भी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है, कोई भी इसमें रेगुलेटरी बॉडी इस पर इसको रेगुलेट नहीं करती, कोई भी गवर्नमेंट इस पर रेगुलेशन नहीं लगाती, किसी भी सेंट्रल बैंक द्वारा ये रेगुलेटरी नहीं इस पर किया जाता है। ऐसे किसी एसेट पर कानून जो यूरोप द्वारा लाया जा रहा है, कैसे आखिर लाया गया है, क्योंकि डायरेक्ट क्रिप्टो पे तो रेगुलेशन नहीं हो सकता, तो यूरोप में क्या किया गया, बेसिकली क्रिप्टो पे तो नहीं हो सकता, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो क्रिप्टो एसेट सर्विस और जो क्रिप्टो एसेट जो इश्यूअर हैं, जिनके द्वारा उन सर्विस को इशू किया जाता है, क्रिप्टो एसेट को, जो क्रिप्टो को इशू करते हैं, बेसिकली उनको रेगुलेटरी के दायरे में लाया जा रहा है। क्या इससे करने की जो इंटेंशन है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, जो कंज्यूमर उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और साथ ही साथ में जो मार्केट जो मैनिपुलेशन हो सकते हैं इनके द्वारा उससे बचा जाए। अब इसमें यह भी बात हो रही है कि जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं ऐसे में, उनको बचाया जा सके, उनके जो संपत्ति होती है उसको बिल्कुल नुकसान होने से उसको बचाने का प्रयास किया जा सके। साथ में जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं उनको रोका जाए, जो इनसाइडर जो ट्रेडर होते हैं जो अचानक से दाम को बढ़ा घटा देते हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके। और अब इसमें क्या है कि साथ में ये भी बात हो रही जो कुछ स्टेबल कॉइन है उन पर अलग से स्पेसिफिक रेगुलेशन लाया जाएगा। अब इसमें बात यह भी हो रही जो स्टेबल, कुछ स्टेबल जो भी कॉइन होंगे उसमें क्या करना होगा, एक उनको एक पूल मेंटेन करना होगा। बेसिकली जितने भी कॉइन उनके मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, लगभग उनके पास उस पूल में इतने कॉइन बचे होने चाहिए कि अगर जितने भी जो कंज्यूमर है, जितने भी जो इन्वेस्टर है, वो अगर अपने सारे कॉइन की डिमांड कर रहे हैं तो वो डिमांड को पूरा किया जा सके। अब इसमें एग्जाम्पल ये भी किया जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले जो टेरा यूएसडी का एग्जाम्पल लिया जा रहा है, इसका कोलैप्स हो गया। अब ये टेरा यूएसडी क्या है, एक एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन है जिसमें कोई भी
रिजर्व नहीं किया है। मतलब जितने भी कॉइन थे वो मार्केट में फ्लोट कर रही थी, रिजर्व में कुछ भी नहीं था। और ये जब कोलैप्स होता है तो जितने भी लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था सबके पैसे डूब जाते हैं। इसमें अब यही बात कही जा रही है, अगर ये मीका जैसा कानून होता जहां पर इसका भी प्रावधान है स्पेसिफिक कॉइन के लिए कि जितना भी मार्केट में कॉइन जो फ्लोट कर रहा है उसी के अनुपात में रिजर्व भी मेंटेन करना होगा। बेसिकली 1:1 का रिजर्व मेंटेन करना होगा। अगर मान लीजिए 100 यूनिट ऑफ कॉइन अगर मार्केट में फ्लोट कर रही है तो उतना ही 100 यूनिट ऑफ कॉइन इनको अपने पूल में मेंटेन करके रिजर्व रखना होगा, जिससे कि अगर कोई भी ऐसी अनवांटेड कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है और जो भी उसके इन्वेस्टर हैं वो अपने पैसे की डिमांड करते हैं तो वो उनके पूरे पैसे डूब न जाए, उसको एक सेफ गार्ड मिल सके। तो बेसिकली ये पूरी बात इस आर्टिकल में कही जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आर्टिकल है एन अवॉइडेबल क्राइसिस। बेसिकली ये मुद्दा आज के समय में सबसे ज्यादा गर्म चल रहा है। मुद्दा क्या है? नैन्सी पेलोसी। ये कौन है? ये है यूएस की हाउस स्पीकर। बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो यूएसए होता है उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन आते हैं? यूएस प्रेसिडेंट। इस समय कौन है? जो बाइडेन। नंबर 1 पे बाइडेन है। नंबर 2 पे कौन आते हैं? यूएस के वाइस प्रेसिडेंट। और नंबर 3 पे कौन आते हैं? नंबर 3 पे आते हैं यूएस के जो हाउस स्पीकर होते हैं। तो बेसिकली जो नैन्सी पेलोसी है इस समय यूएस की 3rd हाईएस्ट ऑफिशियल है। और इन्होंने भी हाल में ताइवान का दौरा किया है। अभी बेसिकली कल रात में ताइवान पे, ये भारतीय समय के अनुसार कल रात में आप इनका जो प्लेन है ताइवान पे पहुंचा। अब इस पूरे यात्रा से पहले बेसिकली ये बात हो रहा था, जो चाइना है, चाइना स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहा था कि यूएस का कोई भी हाई ऑफिशियल ताइवान का विजिट ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि ताइवान को चाइना अपना हिस्सा मानता है। जो वन चाइना पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी, उसके तहत चाइना मानता है कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। और जो ताइवान का जो मेजर जो जैसे कि जो इसका फॉरेन अफेयर हो गया और सोवेरेनिटी हो गई, इन सब के जो भी निर्णय है वो चीन लेगा। और जो माइनर इश्यूज होते हैं डे टू डे लाइफ वाले, उनका निर्णय ताइवान अपना एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी के तरीके से उसको ये अपना चलाता है। हालांकि ताइवान इस बात का खंडन करता है, ताइवान वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता। ताइवान मानता है कि वो एक स्वतंत्र देश है। अब हालांकि यूएस जो है वो ताइवान को सपोर्ट करता है, बट दूसरी तरफ वो वन चाइना जो पॉलिसी है उसको भी खंडन नहीं करता है, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट में अगर यूएस जाएगा तो वो सीधा सीधा वो चाइना के विरोध में खड़ा हो जाएगा। और आज के समय में चाइना भी महाशक्ति है। यूएस और चाइना दोनों ही विश्व की इस समय सबसे बड़ी महाशक्ति हैं। अब इसमें बात यह हो रही है कि जो नैन्सी पेलोसी से पहले 25 साल बाद कोई यूएस का हाई ऑफिशियल ताइवान में जा रहा है। इनसे पहले न्यूट गिनग्रिच, इन्होंने 1997 में ये, इनसे पहले जो पहले हाउस स्पीकर ऑफ यूएस थे जिन्होंने ताइवान को विजिट किया था, वो 1997 में थे। और अभी नैन्सी पेलोसी अभी गई हैं। हालांकि जो बाइडेन है उनका ये कहना है कि ये जो इनकी विजिट है इसको जो यूएस की जो गवर्नमेंट है, जो यूएस की गवर्नमेंट है उसका ऑफिशियल सपोर्ट नहीं है। यूएस गवर्नमेंट का सेंस है बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी इनको सपोर्ट नहीं है। ये इनका इंडिविजुअल विजिट है। हालांकि जो नैन्सी पेलोसी हैं और जो बाइडेन है दोनों ही एक ही पार्टी से आते हैं, दोनों ही डेमोक्रेट हैं। बावजूद इसके जो बाइडेन इस यात्रा को अवॉइड करना चाह रहे थे कि नैन्सी पेलोसी इस यात्रा को ना करे। हालांकि नैन्सी पेलोसी शुरू से इस यात्रा के पूरा हित में थी कि उनको ये यात्रा करना है और एक तरीके से जो ताइवान है उसके प्रति अपनी सॉलिडेरिटी कि हम ताइवान के साथ हैं वो शो करना था, वो एक मैसेज इनको देना था। अब वही बात आ जा रही कि चाइना जो मान रहा है कि वन चाइना पॉलिसी है उसको ये खोखला कर रहा है। इस तरीके से यूएस का कोई भी कदम हो रहा है। अब बहुत
कड़े कड़े शब्द चाइना भी इस्तेमाल कर रहा है। और अभी कुछ समय पहले चाइना का जो ग्लोबल टाइम अखबार है, उसमें जो चाइना का ऑफिशियल अखबार माना जाता है, वहां पर यह आर्टिकल भी हुआ था कि इनके विजिट से पहले कहा गया था कि दोज हु प्ले विथ फायर विल पेरिश बाय इट। आग से जो खेलेंगे वो इसमें जल जाएंगे। चाइना जो खुद को ड्रैगन बोलता है, वो कहता है कि हम आग है, और यदि यूएस इस आग से खेलेगा तो अंतोगत्वा इस आग में यूएस को नुकसान होगा, वो इससे जल जाएगा। अब इनकी यात्रा तो हो गई। अब इसमें क्या हो रहा है, जो चाइना है वो जो ताइवान है, ताइवान को के इर्द गिर्द पूरा हर जगह पे वो मिलिट्री ड्रिल करने लग गया है इस समय। अब इस मिलिट्री ड्रिल से क्या हो रहा है, इसमें जो मिसाइल हो रही है, मिसाइल का ड्रिल भी कर रहे हैं। मिसाइल को जो छोड़ते हैं ऐसे युद्धपोत, उनका भी ड्रिल चल रहा है। अब जिसकी वजह से एक नेचुरल ये हो जाता है कि जो जितना भी जो पॉइंट होता है वो चोक हो जाता है। अब उसमें क्या रहता है कि जो ताइवान को एक तरीके से इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, चीन ने पूरा घेर दिया है, ताइवान को कट कर दिया है। आज के समय में एक तरीके से ये रिटेलिएशन दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है यूएस के लिए। हालांकि ये आर्टिकल है पेपर में, जाहिर सी बात है ये कल लिखा गया होगा। आज की डेट में ताइवान को यूएस ने माफ कीजिएगा चाइना ने हर तरफ से घेर लिया। हालांकि अपनी जो हाउस स्पीकर है, इनकी रक्षा के लिए जो यूएस के जो युद्धपोत विमान होते हैं, वो भी जो साउथ एशियन सी है और जो ताइवान के इर्द गिर्द, वो भी बढ़ रहे हैं। हालांकि वो अभी उतनी गति से वो नहीं बढ़ रहे जितनी गति से चाइना ने इनको घेर लिया है। पर्टिकुलरली बात करें जो यूएस की जो काफी शक्तिशाली पोत में से आते हैं, रोनाल्ड रेगन पोत हो गए इत्यादि, इस तरीके के जो युद्धपोत जो मिसाइल लॉन्च में जो माहिर हो सकते हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो हर तरीके से युद्ध के लिए जो पावरफुल है, वो वहां पर ताइवान के इर्द गिर्द उनकी भी चहलकदमी उनके नजदीक बढ़ रही है। चाइना भी घेर रहा है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में पूरी ये भी बात कही जा रही है कि जो दोनों महाशक्ति हैं, वो ऐसी जो दोनों की घरेलू इस समय सिचुएशन, एक तरफ अमेरिका है, वहां पर भी जो इन्फ्लेशन है काफी बढ़ रहा है, चाइना है वहां पर भी जो इन्फ्लेशन है, और इवन कई जगहों पर जो संकट आ रहा है वो बढ़ रहा है। दोनों की जो डोमेस्टिक कंडीशन है वो इस समय इतनी मजबूत नहीं कि कोई भी कंट्री, नाइदर यूएस नॉर चाइना, एक वॉर चाहेगी। बट चूंकि ऐसा कदम दोनों की तरफ से उठाया जा रहा है, चाइना की स्ट्रांग वार्निंग हो रही है, और यूएस की जो नैन्सी पेलोसी उनका विजिट हो चुका है, तो एक छोटा सा स्मॉल स्केल वॉरफेयर जैसी संभावनाएं हो सकती हैं। बार बार इस आर्टिकल में रिपीट किया जा रहा है कि इस विजिट को कहीं से भी जो गवर्नमेंट, जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, उनके द्वारा सपोर्ट में इसको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बार बार उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इवन फोन पर भी उन्होंने ये बात शी जिनपिंग से क्लियर कहा गया था कि जो मिस पेलोसी हैं, जो मिसेस पेलोसी जो हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को, और इवन जो कि जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है, जो बाइडेन है, जो बाइडेन कैबिनेट है, उसकी भी वो पार्ट नहीं है। तो बेसिकली उनके विजिट को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसके मूव की तरीके से न देखा जाए। अब इसको देखना होगा कि आगे के समय में यूएस द्वारा क्या मूव होता है, चाइना कितना और ज़्यादा इस पर सख्त होता है, ये आने वाले समय में इसको देखा जाएगा। हालांकि नैन्सी पेलोसी की बात करें तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये चाइना पे काफ़ी सख्त हैं। चाइना की जो तिब्बत में पॉलिसी है, चाइना की जो जिनजियांग में पॉलिसी है, चाइना की जो हांगकांग पर पॉलिसी है, इस पर ये काफ़ी जो धुर विरोधी हैं चाइना की, वो हैं बिल्कुल ये सख्त रहती हैं। हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इतना सख्त इन पर नहीं नजर आता है। देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में क्या होता है, उठ किस करवट बैठता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।